नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC/ST आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस बलों की स्थापना की गई है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेटों के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से भी सभी जगहों से पत्रक लिए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी पक्षों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की वार्ता हो चुकी है और सभी ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। DGP प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं। जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, हम लोगों ने 245 कंपनी PSC, 8 कंपनी CAPF तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। सभी संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही साथ इस तरह के आयोजनों में कुछ उपद्रवी तत्व इसका मौके का फायदा उठा के गड़बड़ी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे भी हमारी सतर्क दृष्टि है और हमारी फुट पेट्रोलिंग चल रही है। हमने ड्रोन, CCTV तथा वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इसमें हमें आम व्यक्तियों का सहयोग भी मिल रहा है। सभी जगहों पे बाजार इत्यादि खुले हैं। आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। 20 लाख टन उत्पादन क्षमता का ये प्लांट बनेगा। प्रयागराज में ये प्लांट बनाया जाएगा। सीमेंट प्लांट बनाया जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। लगभग 20 लाख टन उत्पादन की क्षमता वाला यह प्लांट प्रयागराज में बनाया जाएगा, जिसका लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली लोकार्पण किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण किया है। प्रयागराज में सीमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कई टन की क्षमता वाला ये प्लांट लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। सूबे के मुखिया ने प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता लगभग 20 लाख टन की होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जनता को ये बड़ी सौगात मिली है, जहां प्रयागराज में प्लांट का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग के लिए नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाकर उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे ये निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे स्थान पर आकर सबसे प्रगतिशील राज्यों में उभरा है, जो हाल ही में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की भूमि में ही जन्मा एक विख्यात औद्योगिक समूह है जेके सीमेंट, जो विकास और औद्योगिकीकरण के सफर में हमेशा तत्पर रहा है। जेके सीमेंट लिमिटेड भारत की प्रमुख बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, जो ग्रे सीमेंट में भारत के अग्रणी और विश्व के शीर्ष व्हाइट सीमेंट निर्माताओं में से एक है। 5 दशकों से कंपनी ने उत्पाद उत्कृष्टता, ग्राहक सेवा और तकनीकी नेतृत्व के बल पर भारत के बहुक्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में साझेदारी की है। कंपनी की ग्रे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमेंट प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया है, जिससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। ये प्लांट प्रयागराज में बनाया जाएगा। कई टन के उत्पादन क्षमता वाला ये प्लांट, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीमेंट के द्वारा स्थापित इस नए सीमेंट संयंत्र के लोकार्पण कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अमित सागर जी, वाइस चेयरमैन जेके सीमेंट डॉक्टर निधिपति सिंघानिया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राघव सिंघानिया जी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ श्री माधव कृष्ण सिंघानिया जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण शर्मा जी, प्रयागराज में उपस्थित माननीय विधायक श्री वाचस्पति जी, विनोद प्रजापति जी, अनुज खंडेलवाल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में प्रयागराज में इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जेके सीमेंट के इस नए प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रयागराज वासियों को, जेके सीमेंट प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का अवसर है कि उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः अपना विश्वास की जगहों को इस निवेश के माध्यम से गहरा करते हुए उत्तर प्रदेश को निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है।
जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार यह उत्तर प्रदेश का औद्योगिक समूह है। कतिपय कारणों से उत्तर प्रदेश के अंदर इनका विश्वास कम होकर के या अन्यत्र जाने की ओर अग्रसर थे और ये चीजें हम सब महसूस करते थे कि कभी सिंघानिया परिवार कानपुर की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने अपने निवेश को समेटना प्रारंभ किया था। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत पहले 3 वर्ष इन्हें समझने में लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जो कह रही है क्या उसके अनुरूप गवर्नमेंट का आचरण भी है और कथनी और करनी दोनों में समन्वय है या नहीं है। क्योंकि हमने उस समय इस बात को कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, बेईमानी और भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे। और जब परिणाम सामने आए, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत जब कार्य करना प्रारंभ किया तो देखते ही देखते पिछले 4 वर्ष के अंदर 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ अपने 3 सीमेंट प्लांट को जेके ग्रुप ने आज यूपी के अंदर लोकार्पित किया है। 2020 में अलीगढ़ में, 2022 में हमीरपुर में और 2024 में प्रयागराज में। मैं समूह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि निवेश हमारे लिए केवल निवेश मात्र नहीं है, यह निवेश यूपी के सपनों को एक नया पंख दे रहा है। यह निवेश हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपी का एक समूह जो कभी कानपुर जैसे औद्योगिक नगर का पहचान थी, लेकिन विश्वास भंग होने के कारण वह अपने निवेश को समेट रहा था, यहां से पलायन करने की स्थिति में था। वह फिर से यूपी में आकर के निवेश किया है और उस निवेश को भी 3 अलग अलग स्थानों में करते हुए हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इस जिससे यह उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की हमारी जो नीति है उसको एक नई उड़ान के लिए पंख देने के समान है। हम लोग दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हमारी नीतियां आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती हैं, हमारा तंत्र रखता है, लेकिन अगर हम अपने ही लोगों को संभाल के नहीं रख पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमारा निवेश हमारे लिए अनुकूल और लाभदायी हो पाएगा। और वह इस विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जेके सीमेंट और सिंघानिया परिवार फिर से यूपी के अंदर इस निवेश के साथ जुड़ा है। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी ने पिछले 7 वर्ष के अंदर जो एक लंबी दूरी तय की है निवेश के लिए, निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति क्या थी? हम 12वें स्थान पर थे। उससे 1 वर्ष पहले यह 14वें स्थान पर था। अब मुझे बताइए, जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14वें स्थान पर हो, आबादी में नंबर 1 पर हो और व्यापार की सुगमता के लिए
किए जाने वाले प्रयास में हमारा स्थान 12वें और 14वें स्थान पर होगा तो दुनिया का कोई भी निवेशक आपके पास नहीं आएगा। कानून व्यवस्था की दुर्व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर तीसरे दिन दंगा होता था, धमकियां दी जाती थी, बिजनेसमैन को प्रताड़ित किया जाता था। एक एक फाइल के लिए उन्हें कई कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हम लोगों ने रिस्क लिए, रिफॉर्म किए, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने उसको मजबूती के साथ लागू किया और आज परिणाम है कि लोग बिग बिजनेस में यूपी न केवल 2 पे बल्कि देश के अंदर एचीवर स्टेट में यूपी का स्थान है। मोस्ट एचीवर स्टेट के रूप में यूपी आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट कैसे होने हैं यह भी 2023 में यूपी ने देश के सामने साबित किया। क्योंकि उस समय मैं देख रहा था बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो कहते थे आप हमें विश्वास हो गया जितना आप कहेंगे हम यूपी के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हैं। और 34 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव एक दिन में यूपी को प्राप्त होना और अब तक जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं लगभग इनकी संख्या 40 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी वर्ष फरवरी में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को एक साथ ग्राउंड ब्रेकिंग किया। यानी लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावना वहां से बनती है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि हम भले चुनाव में व्यस्त थे लेकिन इस दौरान बहुत सारे हमारे निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुए इकाइयों ने प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसमें भी हम लोगों ने दोनों अपने यहां के स्थानीय उद्यमियों के भी, देश के उद्यमियों को भी, दुनिया के उद्यमियों को अपनी ओर पुनः आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। एक शुभ लक्षण है। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। अब आपको एक दूसरे कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री लखनऊ से जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। स्वर्गीय कल्याणनाथ की पुण्यतिथि को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संदीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित बाबूजी कल्याण सिंह जी के सभी समर्पित अनुयायीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, स्वर्गीय बाबूजी को उनकी 3री पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय बाबूजी की यात्रा
शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहनों और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण ये कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि अपार जन आस्था और विश्वास आपके साथ खड़ा होता है। यह अपार जन विश्वास के प्रतीक सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी बने। उन्होंने उस समय की ताकतों का मुकाबला किया, विपरीत परिस्थितियों में कार्य किया, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे, लगातार उसके लिए कार्य करते रहे और अंततः परिणाम हमारे सामने था। आज उसकी सुखद अनुभूति पूरी दुनिया के अंदर रहने वाला सनातन हिंदू धर्मावलंबी कर रहा है। कौन ऐसा धर्मावलंबी होगा, दुनिया का सनातन धर्मावलंबी होगा या दुनिया की दमित और वंचित जातियां होंगी, जिन्होंने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी 2024 को 5 सदी के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला का विराजमान हुआ, तो न केवल भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जश्न का माहौल था। सब लोगों के मुंह में था कि जहां भी दुनिया के अंदर दमित और शोषित जातियां होंगी, मानवता का जहां भी दमन हुआ है, श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण उन लोगों के लिए आशा की किरण है। और इस आशा की किरण की शुरुआत तब हुई थी जब बाबूजी ने कहा था कि सरकार जाए तो जाने दिया जाए, लेकिन राम भक्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बाबूजी की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि उनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।